अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेल्स टैक्स के अंदर हमने कल जो असल बात जो की थी, जो क्लाइमेक्स था, वो ये था कि साहब, अगर आपका जो इनपुट्स हैं या मशीनरी है वो कहीं डाइवर्सिफाइड हो गई है, उससे जो प्रोडक्शन हुई है उसमें टैक्सेबल जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट शामिल है किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, तो फिर आप उसको अपोर्शन करेंगे उसी परसेंटेज के साथ जिस परसेंटेज से वो सेल उसने प्रोडक्शन की। रिफंड वाला रिफंड में चला जाएगा, एग्जेम्प्ट वाला एग्जेम्प्ट में चला जाएगा। ये सारी बातें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। तो और चीज़ें जो हमारे सिलेबस में आगे हैं कि अगर चीज़ें वापस हो जाएं, सेल्स रिटर्न हो जाएं या चीज़ें ज़ाया हो जाएं। चीज़ें वापस क्यों होती हैं? उसकी पहली वजह कि ज़ाया हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एक चीज़ तो उसी आपका रेट उसके साथ सेट नहीं हुआ, कोई और वजह हो सकती है, या प्राइसेस में चेंज आ गई, यानी वो जो इनवाइस आपने इशू की थी उसमें कुछ गड़बड़ हुई। एक तो ये इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर वही इशू, इधर डेबिट और क्रेडिट नोट, इधर डेबिट और क्रेडिट नोट, ये एक इशू इसके अंदर है। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इन इनकम टैक्स और अकाउंटिंग वी डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल, वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल, वी डिडक्ट द क्लोजिंग स्टॉक विच इज अनसोल्ड। हम अपनी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। राइट, मसलन कि मैंने 1,000 यूनिट्स बाय किए हैं 1,000 रुपए के, और उसमें से 700 यूनिट मैंने 2,000 के बेच दिए। 1,000 यूनिट मैंने बाय किया और उसमें से 700 यूनिट मैंने 2,000 का बेच दिया। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे प्रॉफिट 1,000 रुपया है, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपने चीज जो खरीदी वो 1,000 है, जो बेची है वो 700 है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, नजर अपेरेंटली ये आ रहा है कि आपको 1,000 रुपया बच गया है, लेकिन वो 300 यूनिट आपके पड़े हुए हैं। अगर आप इसको कंप्यूट नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, काउंटिंग में भी और टैक्स में भी, इनकम टैक्स में। वेयर एज इन सेल्स टैक्स, राइट, वी टेक टोटल परचेज, वी डू नॉट टेक कॉस्ट ऑफ सेल। राइट, हम उसके अंदर पूरे का पूरा वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है हम यहाँ पर नहीं लेते। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितनी भी आपने परचेज की है वो बेशक बिकी या नहीं बिकी, सारी आपने माइनस, वो उसको इनपुट बोलेंगे। ये बात समझ आ रही? अब यहाँ पर फिर मसला ये पैदा होता है कि भाई अगर मैं सारी की सारी माइनस करूंगा तो ये लाजमी तो नहीं कि मेरी सारी चीजें बिक चुकी हों इस महीने में। वाले उसके लिए फिर नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। मैंने 50 करोड़ रुपए की इंपोर्ट की है, इस महीने मैंने सिर्फ 10 करोड़ रुपए की चीजें बेची हैं, ठीक है, तो बाकी मेरे पास 40 करोड़ की चीजें पड़ी हुई हैं। तो मैं इनपुट तो 50 करोड़ का ही ले रहा हूँ, सेल मेरी हो रही है 10 करोड़ रुपए की। तो अब इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही बैलेंस आएगा। उसका लॉ ने एक हल बता दिया है कि आप क्या करें। उसका लॉ ने एक हल बता दिया है, वो सेक्शन 8B है। ये दो मेन इश्यूज हैं जो क्वेश्चन में टेस्ट होते हैं, जो हमें करने पड़ते हैं। क्या कहा मैंने? कि जो इनवाइस इशू की है उस इनवाइस में कोई बदलाव आ गया, तब्दीली आ गई।
किस वजह से? चीज़ें ज़ाया हो गई हैं, राइट, सेल्स रिटर्न जिसको कहते हैं, या चीज़ें चली गलत गई हैं, चीज़ें आपने भेज गलत दी हैं, प्राइस गलत चार्ज हो चुकी हुई है, कोई ऐसी वजह है, तो उसके लिए उसमें तब्दीली को कैसे कंट्रोल करना है। सही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आप परचेज करते हैं सारी की सारी, जब उसका इनपुट ले रहे होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको उसके ऊपर क्या कोई लॉ ने चेक लगाया है? जी बिल्कुल लगाया हुआ है। ये दो चीज़ें हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं कि वो जो कल वाले क्वेश्चन थे जरा उनको एक दफ़ा देख लें, फिर हम इन दोनों इश्यूज को डिस्कस करते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल की तरफ मूव करें। ऐसा बड़े गौर से घूर रहे हैं मुझे, मैं डर ही गया, मुझे यार पता नहीं कोई गलती हो गई। चाय का बोला था वो क्या है, रॉ मटेरियल इकट्ठा हो। वालेकुम सलाम। तो ये ठीक है। लें जी। तो पहले हम करते हैं जी मिस्टर टी का। और पहले मैंने क्या कहा कि एग्जाम में आप क्रेडिट कैलकुलेट किया करें। पहले क्या किया करें? क्रेडिट कैलकुलेट किया करें। फिर हम इसको हम कॉपी करते हैं। ये बस याद रखिएगा कि इन केस ऑफ टी द मशीनरी हैज़ बीन यूज फॉर एग्जाम्ड एज वेल एज एग्जाम्ड, और जीरो रेटेड में ये मशीनरी इस्तेमाल हुई है, उसको हम लेकर चलते हैं। आपने जितना मैं सेल्स टैक्स का पढ़ा रहा हूँ वो याद करना है। जितना मैं सेल्स टैक्स का पढ़ा रहा हूँ उसे याद करते जाना बस, क्योंकि अब उसकी एप्लीकेशन शुरू होनी है। और आपने जो है वो, ठीक है जी, मैंने इसको जरा कॉपी कर लिया ताकि काम आपको क्वेश्चन दोनों चीज़ें एक ही जगह पर नजर आ। सही है। अच्छा, अब मिस्टर टी ने सबसे पहले इसका क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं। एक इसने टी ने परचेज की है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको तो इग्नोर कर दें। दूसरा इसने फिक्स एसेट परचेज किया है, राइट, तो इसको हम करेंगे टैक्स क्रेडिट भी आप इसको कह सकते हैं, इनपुट भी टैक्स कह सकते हैं। तो मिस्टर टी के लिए इनपुट टैक्स कितना है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कितना है जी फिक्स एसेट आपका? 50 लाख का, ऐसे ही है। और रेट कितना लेंगे? 18%। तो मेरा इनपुट कितना हो गया जी? 9 लाख रुपया। एग्री? उसके बाद कहता है जी सप्लाईज। अब हम आ जाएंगे आउटपुट के ऊपर। आउटपुट में उसने मुझे दी है सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्ड सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाईज। क्या किया उसने? मुझे सप्लाईज दी हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले इसमें से
फाइंड करना है कि मेरा इन आउटपुट कितना है, इसको मुझे अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, राइट। इनपुट की मैं क्या कर लूंगा पहले, अपोर्शनमेंट मैं कर लूंगा, क्योंकि ये रेजिजुअल है ना। जब रेजिजुअल आएगा तो मुझे इनपुट की कैलकुलेशन करना पड़े। अगर रेजिजुअल नहीं होगा तो मेरी अपोर्शनमेंट नहीं होगी। उसका तरीकेकार क्या है, इसका अपोर्शनमेंट का देखिएगा, तरीकेकार ये है कि आप यहाँ लिखें सप्लाईज, उनकी वैल्यू लिखें, टैक्स नहीं लिखना, और उसकी जो है वो यहाँ पर क्या लिख दें, इनपुट लिख दें, इनपुट टैक्स जो है। सप्लाईज हमारे पास क्या है जी, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड। एग्जेम्प्ट वैल्यूज हैं जी आपके पास है 38 लाख, और ये है 25 लाख। टोटल कितनी हो गई आपके पास, 63 लाख। एग्री। तो हम कहेंगे कि हमारी ये जो प्लांट है हमारी दो एक्टिविटीज में इस्तेमाल हुआ, नंबर वन एग्जाम्ड गुड्स में और जीरो रेटेड में। तो इस प्लांट ने दो तरह की प्रोडक्शन की है, 3.8 मिलियन एग्जाम्ड गुड्स प्रोड्यूस की हैं और 2.5 मिलियन, 28, यानी 9 लाख ने क्या किया, ये दो तरह की हैं। तो इसमें से जो 60% है ये हमारा ज़ाया हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो हम इसको, अच्छा आप एग्जाम में क्या करेंगे, आपको ये परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। आप एग्जाम में क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 38 लाख लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 63 लाख पे, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है। स्मार्ट होगा कुछ स्टूडेंट तो वो तीन तीन सिफर उड़ा देगा यहाँ से, यानी 38 लाख लिखने की बजाय 3800 लिख लेगा, नीचे 6300 लिख देगा, जिसको मैथ की थोड़ी सी समझ है। तो इसी तरह आप इसको, इसको क्या कहते हैं, वेट के अकॉर्डिंगली आपने इसको एलोकेट कर दिया, तो ये हमारा रिफंड आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, अमानत क्या है आपके पास पड़ी डिपार्टमेंट की, वो कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब आ गया जी आउटपुट टैक्स। आगे आगे टैक्सेबल सप्लाईज। देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप टैक्सेबल सप्लाईज रजिस्टर्ड को करें या अनरजिस्टर्ड को करें, वो टैक्सेबल ही रहेंगे, वो टैक्सेबल। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है कि सर अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं तो ये टैक्सेबल है। भाई टैक्सेबल है, लेकिन सेल हमने सप्लाई अनरजिस्टर्ड को की है, उस पर फर्दर टैक्स भी लगेगा। ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है हमारे पास, टू लिख लें बेशक, अन, 20 लाख की। सही है। और इसमें आप लिखेंगे एग्जाम्ड गुड्स। एग्जाम्ड गुड्स कितने की आपने सप्लाई की हैं, 38 लाख की, ये नील हो गई। जीरो रेटेड गुड्स आपने कितनी सप्लाई की हैं, 25 लाख की, इसका रेट कितना है, 0%, ये भी जीरो हो गई। शहजादे में कैसी, ਉਹ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਭਾਈ ਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਸੀ ਅਮੀਰ अच्छा। ਉਹ
अच्छा, अब इसमें इनपुट तो हमारा क्या है? कोई भी नहीं है। यानी हमने ये पैसे किससे लिए हैं हमने? लोगों से लिए हैं ना। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा है जो हमने रिकवर करना है? क्या इस पूरे यहाँ पर आपको कहीं इनपुट नजर आया? यहाँ पर आपको ये जो मेरा क्रेडिट था 9 लाख रुपया, इसमें ये तो मुझे रिफंड मिलना है। तो कहीं आपको इनपुट नजर आ रही है? नहीं आ रही ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इनपुट मेरी निल हो गई, इनपुट मेरी हो गई निल। हम यहाँ पर लिखूंगा सेल्स टैक्स रिफंडेबल। राइट, वो आ जाएगा यहाँ पर मेरा दिस वन। इसको लिख दूंगा सेल्स टैक्स पेड। दोबारा बता दूं, 9 लाख रुपया मैंने प्लांट खरीदा था, बाय किया था, और ये दो एक्टिविटीज में इस्तेमाल हुआ था। इसके इस 9 लाख में से इतना मेरा जाया हो गया, ये मुझे रिफंड मिल गया। राइट। मैंने 20 लाख की लोगों को सेल की है, 20 लाख की लोगों को, उनसे टैक्स लिया हुआ है मैंने 3,60,000 रुपया। हाँ, फर्दर टैक्स ले ना, फर्दर टैक्स क्यों नहीं ले रहे? एड फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। क्यों नहीं लेते भी आप फर्दर टैक्स? 20 लाख। और ये वाला टैक्स ये पेबल है और ये रिफंडेबल है। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर, क्या हम इनको एडजस्ट नहीं कर सकते? हाँ, गले ही पड़ गया। फिर इधर ही है, जा नहीं रहा है। हम्म, इधर लिख देता, इसको पसंद नहीं आ रहा है। जी। तो क्या हुआ कि हमने ये डिपार्टमेंट को पे करना है और ये उनसे रिफंड लेना है। आप कहेंगे सर क्यों ना एडजस्ट कर लें, ये हमने डिपार्टमेंट से लेने हैं तो डिपार्टमेंट काट के बाकी पैसे हमें दे दें, हम ये ना पे करें। ऐसा नहीं। डिपार्टमेंट कहता जो तुमने मुझे पे करने हैं वो कर दो। जो मैंने तुम्हें रिफंड करने हैं मैं विद इन 45 डेज रिफंड कर दूंगा। मेरे पैसे दे दो, जो तुमने मेरे से लेने हैं वो मैं 45 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें रिफंड कर दूंगा। सही है। कल वाली बात ही तरह मैंने थोड़ा सा स्टाइल में उसको प्रॉपर चैनल के अंदर मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ये बात क्लियर हुई है? अब मिस्टर एस आ गया, आगे चलें। कर लिया सॉल्व। मिस्टर एस का था टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्ड गुड्स और फिक्स एसेट। और ये फिक्स एसेट कहाँ यूज हुई थी? फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। मैंने आपको बताया था ये जो है ये तो ज़ाया हो गया ना। राइट, ये हमारा ज़ाया हो गया। नीचे हमारी सेल कितनी है? टैक्सेबल सप्लाईज हैं और हमारी एग्जाम्ड सप्लाईज है। ये जो प्लांट इस्तेमाल हुआ वो तो यहाँ इस्तेमाल हुआ, वो तो सिर्फ टैक्सेबल में इस्तेमाल हुआ। ये इनपुट है, ये हमारा क्या है? ये रेजिजुअल है जो इन दो एक्टिविटीज में इस्तेमाल हुआ है, ये वाला। यानी इसको इनपुट बोलेंगे, इसको रेजिजुअल इनपुट बोलेंगे, जो टैक्सेबल सप्लाईज है। ये कैसे पता चला? नहीं बताया गया। जब नहीं बताया जाता तो हम यही समझते हैं कि ये दोनों एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रही? हमारी दोबारा बताता हूँ, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो है टैक्सेबल
और हमारी हैं एग्जेम्प्ट, राइट। जो ये प्लांट है, प्लांट सीधा का सीधा इधर ही इस्तेमाल हुआ है, प्लांट सारे का सारा, यानी इसका हमने एडजस्टमेंट लेनी है, इसके इनपुट की हमें क्या मिलनी है, एडजस्टमेंट। जो एक्टिविटी टैक्सेबल में इस्तेमाल होगी उसका पैसा लोगों से लिया जाएगा, जो एक्टिविटी जीरो रेटेड होगी उसका पैसा गवर्नमेंट से लिया जाएगा, जो एग्जाम्प्ट में होगी वो खत्म हो जाएगी। ओके। लेकिन यहाँ पर वो जो हमारी परचेजेस हैं वो दोनों जगहों पर इस्तेमाल हुई हैं। इसका मतलब ये वाला जो इनपुट है इसका, उसका कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा और कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, ये वाली सिचुएशन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन के अंदर इसका ये मेरा इन क्रेडिट कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने आगे लेकर जाना है। ओके, इसको जरा जहन में रखिएगा। मैं इसको जरा कॉपी कर लूँ ताकि मुझे, अच्छा जी, मिस्टर आ गया जी एस। ठीक है, फिक्स एसेट कितना है, मैं ऐसे ही इसको कर लेता हूँ। फिक्स एसेट कितना था मेरे पास, 6 मिलियन। आप जरा नोट कर लें। ये कॉमन नहीं था, ये कॉमन नहीं था। और दूसरा क्या है हमारे पास, परचेजेस, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, वो कितनी थी, 11 मिलियन की। ये साथ साथ नोट करते जाएं। अगर आप ऑनलाइन मेरा लेक्चर ले रहे हैं तो फिर भी इसको, इसमें मेरी जो कॉमन है वो ये वाली है, यहाँ तक नोट करें। पहले इनपुट सिर्फ कैलकुलेट करें। ये है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, 10 और 5 50। जहां तक कर लिया आपने, ये वाला। अब यहाँ पर हमारे पास दो गुड्स आ गए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। ये थी 10 मिलियन की आई थिंक सो, देखते जाइएगा जरा। और 5500, 5.5 मिलियन की। और यहाँ पर आपने कौन सा लिखना है, जो रेजिजुअल है। यहाँ तक अभी नोट कीजिएगा। ये मेरा बेटा इनपुट टैक्स है, ये मेरा इनपुट टैक्स है, ये रेजिजुअल नहीं है, यानी इसको मैंने लोगों से एडजस्ट करवाना है। सबसे पहले
आपने फिक्स एसेट को कैलकुलेट कर लिया और इसको कर लिया। ये हमारी दो एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है। अब नोट कर लें, फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में यूज हो रहा है। तो इसको हम ले गए हमारे अपॉर्शनमेंट के अंदर। हमारी जो टैक्सेबल सप्लाईज थी वो 10 मिलियन की थी, एग्जाम्प्ट 5.5 थी। इसमें टैक्सेबल 65% थी, 35% हमारी एग्जाम्प्ट थी। तो ये जो इनपुट था उसका 65% हमने इधर डाल दिया और 35% इधर डाल दिया। ये कैलकुलेट कैसे हुआ वो आपको फार्मूला लिख देता हूँ। 10 मिलियन, ये वाली वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे इस पे 15.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, ये आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू कैसे आई? 5.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 15.5 मल्टीप्लाइड बाय 1980000। क्लियर? मेरा ये इनपुट बन गया जो मैंने लोगों से रिकवर करना है। जब मैं कहूंगा ना ये इनपुट बन गया, तो इट मीन्स ये आउटपुट में से माइनस होना। इनपुट बन गया, ये आउटपुट में से माइनस होना। यहां तक सबको समझ आ गई? कोई इशू? मैंने जब चीजें बेची 10 मिलियन की, तो लोगों से मैंने 18% टैक्स लिया, जो कि 18 लाख रुपए आ गया। एग्जेम्प्ट गुड्स बेची तो मेरा टैक्स जीरो हो गया। टोटल मेरा जो सेल्स टैक्स था, ये आउटपुट टैक्स आ गया, वो आ गया 18 लाख रुपए। सही है? इसमें से मैंने क्या करना है, लेस इनपुट टैक्स। अब यहाँ मैं वर्किंग का रेफरेंस दूंगा कि ये वर्किंग टू, जो भी आपने रेफरेंस दिया हुआ है मैं उसका रेफरेंस दूंगा कि ये मेरी वर्किंग से आया है। तो ये मेरी वैल्यू सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। रिफंडेबल इसमें है ही नहीं क्योंकि मेरी जीरो रेटेड। अगर जीरो रेटेड नहीं है तो रिफंड भी नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 मैंने इनपुट कैलकुलेट किया, उसकी अपॉर्शनमेंट की, आउटपुट पे गया स्टेप नंबर 3, और उसमें से मैंने क्या किया, इनपुट को माइनस किया। और इनपुट मेरा क्या था, वो ये जो मैंने परचेजेस की थी ये दो जगहों पर इस्तेमाल हुई थी। और ये मेरा आउटपुट आ गया, इसमें से मैंने इनपुट ये वाला माइनस किया, ये सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। जी, पूछे मेरे से, मेरे से पूछें। सॉरी, फिक्स एसेट का क्यों नहीं किया आपने माइनस? हम इसको करेंगे लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। ये आप वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें। अच्छा, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड लिखूंगा, रिफंड नहीं लिखूंगा। आप कहें सर कैरी फॉरवर्ड क्यों लिखा? क्योंकि रिफंड मैंने बताया था वो जीरो रेटेड की वजह से होगा। रिफंड किसकी वजह से? जीरो रेटेड। अब ये नेगेटिव वैल्यू को मैं यहाँ पेबल, रिफंडेबल नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रिफंड कब आएगा? जीरो रेटेड की वजह से। रिफंड कब आएगा? जीरो रेटेड की वजह से। तो हमारा स्टेप क्या बना? आउटपुट टैक्स, राइट, लेस इनपुट टैक्स ऑन गुड्स, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। इकट्ठा नहीं करना है, तो स्टॉक को अलग करना है, फिर कैपिटल एसेट्स को करना है। अगर कैरी फॉरवर्ड हो तो वो फिक्स्ड एसेट के नीचे वो कैरी फॉरवर्ड होता है। फिक्स एसेट के नीचे कैरी फॉरवर्ड है। और अगर कोई पीछे ब्रॉड फॉरवर्ड होता है वो भी इधर ही एडजस्ट। अभी नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बात इस तरह बढ़ जाएगी। पहले इतनी चीजें सीख लें ना आज के आप, क्योंकि फुल फ्लेज न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना आप, जी सर। तो उससे इशू ना बन जाए। मुझे डर है कि आप कहीं फिसल ना जाए, स्लिप ना हो जाए। ठीक है? ओके सर। इस ओके? यस। कोई इशू तो नहीं आ रहा? श्योर? ओके।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो दूसरा था क्वेश्चन। हाँ जी, कर लो, ये कर लें। देखें, आपने स्टार्ट में वो तमाम क्वेश्चन घर जाके किया करने हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा आपने घर जाके दोबारा करना, उसको समझना है। क्योंकि अगर ये बेसिक फिलॉसफी आपको कहीं क्लिक नहीं कर रही होगी तो अगले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट तंग करेगा। तो दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड यू हैव अ गुड ग्रिप ऑफ द ओवर द क्वेश्चन। ओके, क्या आप पहले इनपुट कैलकुलेट करें, उसकी अपोर्शनमेंट करें, फिर आउटपुट कैलकुलेट करें, उसमें फिक्स उसको इनपुट को माइनस करें अगर कोई इनपुट है तो, जो रेजिजुअल से या कहीं से भी आ रहा है वो। फिर फिक्स एसेट को माइनस करें, फिर रिफंड वाला ऐड फर्दर टैक्स करें। आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स लेस फिक्स एसेट ऐड फर्दर टैक्स, ये सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। राइट, पहला क्या है? आउटपुट टैक्स लेस, ये देखिए चार उंगलियां ना, आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स, ये क्या है? परचेजेस की। ये क्या है? फिक्स एसेट की। इसको भी माइनस करना है और ऐड करना है, ये दोनों खड़ी है ना उंगलियां, तो आउटपुट भी और फर्दर टैक्स ये दोनों ऐड हो रही है। ये दो चीजें माइनस हो रही हैं, गुड्स और फिक्स एसेट। राइट, तो अपनी उंगलियों पे बेशक ओ लिख लें। राइट, यहाँ गुड्स लिख लें ओ जी, फिर एफ और एफ। ठीक है, तो इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे कर लिया करेंगे तो ये आपका सेल्स टैक्स का टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। ये देखें, यहाँ लिख दूँ, पेन है, ये देख, लिखेगा ये ये ओ, ये जी, एफ और एफ। सही हो गया ना? ये देख, ये हो गया आउटपुट टैक्स लेस गुड्स का लेस ऐड फर्दर, ये टेम्पलेट है आपका। राइट, जो भी पूछे सेल्स टैक्स उसका भी है। तो कराची में अल्लाह माफ करे वो अपॉर्शनमेंट वर्किंग नॉर्मली वर्किंग में होती है। यानी असल सवाल जो है ना वो ये है, यहाँ से लेके ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये बाकी इसकी वर्किंग थी सारी। ओके, अच्छा, अब इसका तरीकाकार ये है कि एक तो ये है कि आप इसको ए बी सी को करके इस तरह से आए, खुद पहले मिस्टर टी और एस को करें, फिर इसको अब खुद इस टेम्पलेट में करने की कोशिश करें, फिर मैं आप देखें कि क्या गलती हुई है। समझना और चीज है, उसको प्रेजेंट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। हमें उसको भी देखना है। क्या ख्याल, इसको करें? देखें, अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने की कोशिश करें, पहले घर जाके मिस्टर ए को करें, फिर मिस्टर बी को, मिस्टर सी को और मिस्टर डी को। फिर जब आप मेरे साथ करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि हाँ ये मैं गलती कर रहा था। वरना आपका दिमाग जो है ना वो पोपट सा हो जाएगा। एक चीज दोबारा सुनिएगा, अपने दिमाग को साइंस ये कहती है कि अगर आप नई चीजें सिखाने की कोशिश करें तो नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं दिमाग के अंदर। बूढ़े लोगों को इसीलिए अल्जाइमर और डायमेंशिया हो जाता है क्योंकि वो लोग एक जगह पर जाके रिटायर्ड हो जाते हैं और दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो भूलना, डायमेंशिया, अल्जाइमर उनको होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप जब भी सोचेंगे, ज्यादा चीजों की तरफ दोबारा डेवलप करेंगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा। देखें, वो जो आपको थकावट होती है ना, एक्चुअली वो डेवलपमेंट हो रही होती है। यार मैं थक गया हूँ, वो डेवलपमेंट हो रही है। रेस्ट भी करनी चाहिए। जब आपको तकलीफ होती है ना जिसम में, तो बीमारी ठीक हो रही होती है। वो बीमारी के ऊपर एक, इस बॉडी को समझना है ना, इस मशीन को समझें कि इसको लेके कैसे चलना है आपने, इसका इस्तेमाल ठीक करें। ओके, ये कर लेंगे कल, उसमें भी यही क्वेश्चन है।
आई कैप के क्वेश्चन बैंक कर लें, इसमें कर लें, बहुत कम फर्क आपको मिलेगा, क्योंकि जहां फर्क था वहां पर मैं करवा रहा था, वहां पे कर लें। यहाँ वहां तीन क्वेश्चन इस तरह के आपको मिलेंगे, मिस्टर ABCD वाला, मिस्टर S और T वाला, और एक और वहां क्वेश्चन M वाला भी है। वहां तीन लोगों का भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आई कैप के क्वेश्चन बैंक के अंदर। ओके, चलें जी, आज थोड़ा सा साथ इसके हम वो भी कर लें। अच्छा जी, अब ये है कि इनवाइस आपने इशू की तो उसमें चेंज आ गई, उसको जरा देखना है। 6 शेड्यूल में आपको पढ़ाया हूँ इससे पीछे, ये भी आया नहीं है। एग्जाम्ड गुड्स हमने पढ़ी हैं, पढ़ ली हैं, चलें ठीक, देख लीजिएगा। अब है इनवाइस में तब्दीली, क्या बोला मैंने? देखें, दो चीज़ों को अलग अलग समझें। मुझे किसी ने 10,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया, एक ऑर्डर, उसने कहा जी मुझे आप ये यूनिट दे दें, तो उस इनवाइस का नंबर था 234। फिर उसने मुझे फर्दर 5,000 का ऑर्डर दिया, तो उसका इनवाइस नंबर था 791। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग दो ऑर्डर थे। हमारा क्वेश्चन ये है कि मुझे 10,000 गुड्स का जो ऑर्डर आया था किसी महीने में, उसमें मैं बायर हूं या सेलर हूं, दोनों की बात कर रहे हैं। उस इनवाइस में तब्दीली आ गई है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, प्राइस गलत चार्ज हो गई, सेल्स टैक्स गलत चार्ज हो गया, यूनिट ठीक नहीं लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट कोई और थी, लिख कोई और दी है। तो उसको सेल्स टैक्स में किस तरह से हैंडल किया जाता है, ये है इशू। उसको सेल्स टैक्स में किस तरह से हैंडल किया जाता है, ये है हमारा टॉपिक, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अच्छा, इसको भी पहले समझ लीजिएगा कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या चीज़ होते हैं। आप जब सेल करते हैं तो आप अपने कस्टमर को क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना, एंट्री क्या पास करते हैं? सेल को क्रेडिट करते हैं, कस्टमर को डेबिट करते हैं, सॉरी गलत क्या गया। आप डेबिट करते हैं अपने कस्टमर को और क्रेडिट करते हैं, यहाँ आप डेटर को समझ लेना, रिसीवेबल। यहाँ आपने इसको फोकस करना है कि आप समझें कि हमने उसको डेबिट नोट इशू किया, समझें, ऐसे समझें कि हमने डेबिट करने की बजाय यहाँ क्या है, नोट का नफल याद कर लें। जब ये चीज़ें वापस होंगी तो आप रिवर्स एंट्री डालेंगे ना, ऐसे ही है। तो उस वक्त आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट से मुराद है सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट से क्या मुराद है? सेल्स रिटर्न। ये कौन इशू कर रहा है? सप्लायर। मैं जरा कंक्लूड करता हूँ इसको ताकि आपको समझ आए। जो सप्लायर है या वेंडर जो है, इसका दूसरा नाम है वेंडर। वेंडर अगर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो इसका मतलब ये है, ये सेल्स रिटर्न है। ये क्या है? लॉ कहता है कि तुमने चीजें वापस कर दी, तुम्हें चीजें वापस मिल गई हैं जी, मिल गई हैं मुझे। तुमने एक खत दे दिया उसे, उस खत का नाम था क्रेडिट नोट। उस खत का क्या नाम था? तुम्हारा जो बायर है, राइट, उसको कहे कि वो तुम्हें डेबिट करे, वो तुम्हें क्या करे? तुम उसको क्रेडिट करो, वो तुम्हें। तो अगर बायर डेबिट नोट इशू करेगा तो हम कहेंगे ये परचेज रिटर्न है। ये क्या है? ये बात सबको समझ आ गई? एग्जाम में सिर्फ क्रेडिट नोट लिखा हो तो आप इसको सेल्स रिटर्न समझेंगे, एग्जाम में सिर्फ डेबिट नोट लिखा हो तो आप इसको परचेज रिटर्न समझेंगे। ओके, सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगी? जहां सेल होगी। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगी? जहां परचेज होगी, सादा। सेल कहाँ जाएगी? सेल रिटर्न कहाँ जाएगी? जहां सेल होगी। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगी? जहां परचेज होगी। ये सबको समझ आ गई?
कोई इशू? ओके। लेकिन सम टाइम प्राइस कम होने की बजाय बढ़ भी जाती है, ऐसे भी हो जाता है ना? समझ आ रही है? ऐसे सम टाइम प्राइस बढ़ जाती है। ये जो क्रेडिट नोट है ये आपकी सेल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये आपकी सेल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्रेडिट नोट आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि आउटपुट कम हुआ। आउटपुट से क्या मुराद है, आपकी जिम्मेदारी। आउटपुट से मुराद क्या है, जिम्मेदारी। अमानत जो आपके पास पड़ी हुई है उसको आउटपुट कहते हैं ना। अमानत आउटपुट है जो आपके पास है, जो आपने देनी है। तो जब उसको आउटपुट को कम करोगे तो ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। ओके। परचेज रिटर्न क्या करती है कि आपके आउटपुट, आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि ये इनपुट को कम करती है। परचेज रिटर्न, जितनी ज्यादा इनपुट्स होंगी, देखें आपका फार्मूला है आउटपुट लेस इनपुट, ये है ना आपका। ये वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी ये वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, ये जितनी बढ़ती जाएगी ये उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी एक्सपेंसेस समझ लें, एक्सपेंसेस जो जो बढ़ाएंगे इनकम कम होती जाएगी। इनकम जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। यही फार्मूला है ना। लेकिन अगर इसको उलट करना शुरू कर दें, इसको कम करना शुरू कर दें, तो ये कम होगी। इसको कम करना शुरू करें तो ये बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर होगी? परचेज रिटर्न परचेज को कम करती है, सेल रिटर्न सेल को कम करती है। सादा फार्मूला। सेल रिटर्न सेल को कम करती हैं, परचेज रिटर्न परचेज को कम करती हैं, बात खत्म। ओके। लेकिन बाज औक़ात ऐसा होता है कि प्राइस, कीमत इनवाइस पे गलत लग गई, बढ़ा दी गई। क्या किया गया है? उस सूरत में जो वेंडर होता है वो क्रेडिट की बजाय मजीद डेबिट नोट इशू कर देता है। वो जिसने सेल की है, मैंने चीजें आपको की थी 100 रुपए की सेल, मुझे पता चला यार ये गलत प्राइस लग गई है, ये असल में चीजें जो थी वो तो 200 रुपए की थी। तो 100 रुपए के पे मैं आपको पहले डेबिट कर चुका हूँ, मजीद 100 रुपए से मैं आपको डेबिट करूँ। राइट। ओके। इसी तरह अगर उस सूरत में बायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब आपने चार चीजें नहीं याद करनी, कितनी करनी है, दो। आपने सिर्फ ये दो याद करनी है। दिमाग को इंस्ट्रक्शन कम दें। क्रेडिट नोट इशूड, नॉर्मल रूल याद रखें, क्रेडिट नोट इशूड बाय द वेंडर, क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द वेंडर इज सेल रिटर्न, डेबिट नोट इज इशूड बाय द बायर इज परचेज रिटर्न। बस इतनी बात याद रखें। इसके ऑपोजिट होगा तो वो ट्रीटमेंट भी ऑपोजिट होगा। तो चार चीजें याद करने की बजाय क्या करें, दो याद करें। इस ओके, समझ आ गई? अब आपने देखना है एग्जाम के अंदर ये डेबिट या क्रेडिट नोट कौन इशू कर रहा है, डेबिट या क्रेडिट नोट। चले मैं कहता हूं क्रेडिट नोट इशूड, इसी को देखें, इसकी को देखें। क्रेडिट नोट इशूड सिर्फ ये लिखा हुआ है एग्जाम में, तो सेल्स रिटर्न है परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, आउटपुट कम हो रहा है। डेबिट नोट लिखा हुआ है तो परचेज रिटर्न। अगर डेबिट नोट बायर इशू कर रहा है तो फिर क्या होगा? नॉर्मली बात कर रहा हूँ, औखी बात नहीं, सिर्फ मैंने जरा जरा उसमें तलखी पैदा कर दी है, जज्बात पैदा कर दिए हैं, नॉर्मली बात है। मैं कह रहा हूँ अगर बायर डेबिट नोट इशू कर देगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये नॉर्मली है, तो इसमें इतना औखे होने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। और अगर क्रेडिट नोट सप्लायर इशू कर दे फिर क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये सेल्स रिटर्न है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इशू उस वक्त होगा जब सप्लायर डेबिट करेगा, जब सप्लायर, अगर तू दोबारा चीजें भेज रहा है वो तो अलग इनवाइस भेज रहा है ना, उसका डेबिट क्रेडिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस ओके, चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था डेबिट क्रेडिट। तो पहला सवाल ये है
ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि किन हालात के अंदर डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, सर्कमस्टांसेस बताएं। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस। तो पहला क्या है? कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, उसने कहा चीजें ले जाओ यार मैं नहीं ले रहा। गुड्स रिटर्न, वापस कर दी कुछ उसने। नेचर में चेंज आ गई, वैल्यू में चेंज आ गई, या कोई और वजह बन गई। अच्छा, ये जो डेबिट और क्रेडिट नोट होता है ना, ये बात याद रखेंगे, 180 दिनों के अंदर इशू करना होता है जब डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा हो। इसका टाइम ये नहीं खुला टाइम है क़यामत तक इशू कर दो। इसका टाइम कितना है? सेज और परचेज रिटर्न 180 दिनों के अंदर अंदर हो सकती है, 180 डेज के अंदर अंदर। आप सुनिएगा, आप मुझे बताएं, अब आपने देखना है कितने हमारे इवेंट हैं। जरा इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। आपने मुझे बताना है कि इनमें से चार चीजें हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें किन जगहों पर डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है? पहले ए को करते हैं। क्या सप्लायर जब क्रेडिट नोट इशू करेगा, ये इसको ये सॉरी ये है, तो क्या डिपार्टमेंट को फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो इसका टाइम कितना है? 180 दिन। जब बायर डेबिट नोट इशू करेगा तो डिपार्टमेंट को फायदा होगा नुकसान होगा? डिपार्टमेंट को फायदा होगा ना, टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं है, यहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अच्छा, सप्लायर डेबिट नोट इशू कर रहा है, अगर सप्लायर सप्लाई की वैल्यू को बढ़ाए तो डिपार्टमेंट को फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा, तो यहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं। सही है। अगर बायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करे तो इसको डिपार्टमेंट को फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा, क्योंकि इसकी इनपुट बढ़ रही है, यहाँ पर इनपुट बढ़ रही है, यहाँ इनपुट कम हो रही है। तो यहाँ पर भी 180 डेज है। हाँ, यानी सप्लायर का 180 दिन के अंदर अंदर क्या है, क्रेडिट नोट इशू कर देना चाहिए सेल्स रिटर्न को, उसकी लिमिट है। और बायर अगर मजीद इनपुट को बढ़ाना चाह रहा है किसी इनवाइस के अगेंस्ट, बार बार कह रहा हूँ, एक तो उसने नई चीजें खरीद ली, उसका तो वो नई इनवाइस है, किसी इनवाइस को वो चेंज कर रहा है, वैल्यू में तब्दीली आ रही है और उसकी वजह से इनपुट बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर लिमिट लग गई 180 डेज की। कोई मसला? ओके हो गया। डेबिट नोट कौन इशू करता है बताया? दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। राइट, ये बात ज़हन में रखनी है। अगर लिखा हो क्रेडिट नोट इशू तो सप्लाई रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और डेबिट नोट परचेज रिटर्न। शाबाश, ये एग्जांपल है जी। कहता जी मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन, ये एग्जांपल सिर्फ रीड करनी है आपने। रजिस्टर सप्लाइज गुड्स 100,000 टू मिस्टर बी हु इज आल्सो रजिस्टर्ड पर्सन एंड रिसीव 1,10,000 फ्रॉम मिस्टर बी। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए बी, नो इशू अ डेबिट नोट। समझे कि ये काम जनवरी में हुआ और ये काम जाके गुड्स रिटर्न हो रही हैं फेब के अंदर। मिस्टर ए हैज ऑलरेडी रिसीव्ड 18,000 फ्रॉम मिस्टर बी एंड हिज आउटपुट टैक्स, नो ही विल बी पे बैक 10,000 टू मिस्टर बी। आपने सेल्स टैक्स समेत पैसे लिए, सेल्स टैक्स समेत वापस करेंगे विद सेल्स टैक्स। यू टेक विद सेल्स टैक्स एंड यू रिफंड विद सेल्स टैक्स। आप लेते भी हैं और वापस भी सेल्स टैक्स समेत ही करेंगे। ओके जी। डेबिट क्रेडिट नोट पे क्या कुछ लिखा होगा शो, ये पे एग्जाम में भी आ चुका है। ये जो आप खत लिखेंगे, ये जो नई चीज बनाएंगे, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? नेम एंड एंटीएन ऑफ द रिसिपिएंट एंड सप्लायर, दोनों का नाम लिखा होगा। ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवाइस का नंबर लिखा होगा कि ये डेबिट या क्रेडिट नोट किस इनवाइस के अगेंस्ट इशू हो रहा है, उसका नंबर। रीजन क्या है, वजह? सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथराइज पर्सन, आजकल क्या है, पिन,
पिन को ही कहते हैं, ये चीज़ इसमें शामिल, कितनी क्वांटिटी थी और कितनी क्वांटिटी आपने कैंसिल की, ठीक है, और सेल्स टैक्स में कितनी तब्दीली आई वो भी यहाँ पर आप लिखेंगे। लॉ कहता है कि अगर आपने वेयर द बायर एंड सप्लायर बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन एंड सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रेडिट नोट, then the adjustment is allowed only where the other party accept the credit note। आपने क्रेडिट नोट इशू किया, अगला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, राइट। यानी अगर दोनों लोग रजिस्टर्ड हैं तो एक कह रहा है मैंने तुम्हें चीजें वापस कर दी, दूसरा कहता है मैंने चीजें ले ली, लॉ कहता है अब ठीक, अब ठीक है। ठीक है। बायर कहता है मैं डेबिट नोट इशू किया, लो अपनी चीजें वापस रखो, क्रेडिट कहता है नहीं मैं नहीं रख रहा भाई, एज पर कमिटमेंट मैं ठीक हूँ, तो आपका डेबिट नोट नहीं माना जाएगा। ओके, तो दोनों के लिए लाजमी है, लेकिन इनमें से कोई एक रजिस्टर्ड हो तो वो अपना नोट इशू करेगा, उसको दूसरे का वेट करने की जरूरत नहीं। यानी मैंने जिससे गुड्स बाय की हैं वो अनरजिस्टर्ड है, सही है। तो वैसे तो मैंने सेल्स टैक्स दिया ही नहीं है, उसे इशू करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने अनरजिस्टर्ड से बाय की हैं, राइट, तो अगर मैंने सेल की हैं, राइट, तो उसके अगेंस्ट मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूं उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में है ही नहीं। ये देखिएगा, अगर कहते जी अगर दोबारा ये चीजें सप्लाई कर दी जाए तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल सेल हो जाएगी। असल इशू आता है ये वाला जो स्टूडेंट को तंग करता है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर क्या होगा। एक चीज ध्यान में रखें कि जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आपका इनपुट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई तो इनपुट भी डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, कैसे? आपने जनवरी में चीजें बेची थी, मार्च में जाके उसने बताया कि यार वो डिस्ट्रॉय हो गई, आप इनवाइस इशू कर चुके हुए हैं। ओके, मार्च में पता चला कि चीजें क्या हो गई हैं, या पड़ी पड़ी जाया हो गई, ऐसे भी हो सकता है ना, बारिश आ गई, ठीक है, तो इस तरह से हो गई, खुदा ना खासा कोई आफत आ गई, चीजें जाया हो गई। अब सवाल ये है कि जनवरी के अंदर मैं इसका इनपुट ले चुका हुआ हूँ, चीजें जाया हुई हैं मार्च में जाके, तो लॉ कहता है जो इनपुट तुम पिछले महीने में माइनस कर चुके हो ना उसकी रिवर्सल डाल दो। यानी पिछले महीने तुमने अपने इनपुट को बढ़ा, इनपुट से क्या मुराद है, बार बार जो हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट को बढ़ाया था ना, अब उसको कम कर दो इस महीने जाके, बात सिंपल। और अगर वो इसी महीने का था, इसी महीने जाया हो गई है तो ना क्लेम करो। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर गुड्स जाया हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो उसका आपको इनपुट नहीं मिलता, इनपुट आपको नहीं मिलता। वो जो चीजें जाया हुई हैं उसका क्या होगा, उसके लिए लॉ कहता है कि हमारी निगरानी में उसको जाया करो, हमारी, हमें बुलाना है आपने उनको जाया डिस्पोज ऑफ करते हुए। क्यों? वो कहता फिर हम इसको सेल नहीं मानेंगे, और अगर तुमने वो चीजें जाया हो गई और उनका कचरा वगैरह कहीं फेंक दिया, हमें ना बुलाया, तो हम वो आपकी सेल कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, सेल कंसीडर करेंगे आप। हम्म। देते हैं हम जब भी। दो चीजें हैं, मैंने चीजें बाय की, अभी जाया नहीं हुई,
जी, मैंने चीज़ें बाय की, अभी मेरी ज़ाया नहीं हुई। मैंने इस महीने इनपुट क्लेम कर लिया, नेक्स्ट मंथ में ट्रांजिट के अंदर किसी को बेचते हुए या मेरे गोडाउन में चीज़ें ज़ाया हो गई। अगर तो मैं इनपुट क्लेम कर चुका हूँ तो उसकी रिवर्सल डाल दूँ। अगर ये यही महीना है, अगर ये ये यही महीना है और मेरी चीज़ें क्या हो गई उसमें ज़ाया हो गई हैं, तो मैं इनपुट ना करूँ। अब समझ आ गई है? जी सर। मेरा सवाल असल में ये है कि इनपुट तो आपने अगर कर लिया है तो माइनस कर दें, नहीं किया तो ना करें। ये बात में तो कोई इशू नहीं है। असल ये है कि जब चीजें जाया हुई हैं, डिपार्टमेंट कहता है कि तुमने मुझे बताना है कि ये जाया हो गई हैं। अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म ना किया तो मैं तुम्हारी सप्लाई गिनूंगा और टैक्स लूंगा तुमसे। मैं तुमसे टैक्स लूंगा। ये बात, असल चीज ये है कि ये आपकी सेल बन सकती है। ये आपकी सेल बन सकती है इफ यू डिस्पोज ऑफ दीज गुड्स विदाउट द प्रॉपर सुपरविजन ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आपने उनकी टैक्स डिपार्टमेंट को ना किया तो फिर आपकी सप्लाई नहीं जाएगी। गिनी जाएगी। ये बात ध्यान में रखिए। सर जैनिक ना बताए क्वेश्चन। तो जब एग्जामिनर ना बताए तो असूल ये होता है लॉ का कि आप पॉजिटिव असम्पशन लेंगे कि तमाम कंडीशंस हैव बीन मेट, ऑल कंडीशंस मेट। तमाम कंडीशंस को मीट किया गया है, राइट, अनलेस स्पेसिफाइड बाय द एग्जामिनर। ठीक है जी। Where such goods are returned by the buyer on the ground that the same are unfit for consumption and are required to destroy, then the same shall be destroyed under the supervision of the sales tax department, and the input tax credit in respect of goods so destroyed shall be not inadmissible। और बस इतनी बात याद करनी, ये इसको छोड़ दें, आई कैप नहीं इसको मानता, बस इतनी बात याद कर। एक सवाल और आता है, वो ये इस क्वेश्चन है कि साहब हमारा रॉ मटेरियल भी तो ज़ाया होता है ना। आपको ऑर्डर मिला है टेबल का, आपको 100 टेबल का ऑर्डर मिला है, तो क्या लकड़ी आप 100 टेबल की बाय करें? वो आप ऑब्वियसली 110 की, 105 की करेंगे ना, कुछ ज़ाया भी हो जाए इसमें से। तो आपकी सेल जो है वो तो 100 टेबल की हुई है, ठीक है। तो इनपुट का जो रॉ मटेरियल है, क्या वो 110 का मिलेगा? द आंसर इज यस। ये जो नॉर्मल वेस्टेज होती है ना, उसका आपको इनपुट मिलता है वो ज़ाया, उसको ज़ाया नहीं गिना जाता। दोबारा सुन लीजिए, 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने रॉ मटेरियल बाय किया 110 यूनिट्स का, 110 यूनिट का बाय किया, तो बिल्कुल ठीक है। आपको 100 की आउटपुट लगेगी, 110 पे ये होगा, इनपुट मिल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ हमें आज क्या पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था ये और बारहा एग्जाम में टेस्ट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू था और बारहा एग्जाम में टेस्ट हुआ कि भी डेबिट क्रेडिट नोट के ऊपर कब इशू किया जाएगा, कौन डेबिट करेगा, कौन क्रेडिट नोट इशू करेगा, उसका टाइम फ्रेम कितना होगा, राइट, और गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो क्या होगा। ये वाला इशू मैंने डिस्कस किया है। अगला जो इम्पोर्टेंट इशू है, यानी इसके बाद तकरीबन न्यूमेरिकल आपके सेट हो जाते हैं। मेरा ख्याल है हर तकरीबन डेफिनेशन के अलावा बाकी हम तकरीबन हर न्यूमेरिकल को करना शुरू कर देते हैं। वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन, कि अगर मैंने चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं और मैंने अभी नहीं बेची, राइट, तो क्या सारा इनपुट क्लेम कर लूं? उसका रूल सुनिएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये बात याद रखनी है, अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, ये पता नहीं गलत लग गया, shall not be allowed to adjust input tax in excess of 90% of the output tax for a particular period। बस ये बात याद रखना है। ये काट दें लाइन, बाकी कुछ याद नहीं करना। ये वाला आपने याद नहीं रखना, ये याद रखना है। यानी एग्जाम के अंदर आप जब आउटपुट लिखेंगे, तो जब इनपुट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनपुट। तो लिखें, इनपुट को आप इनर कॉलम में लिखेंगे और लिखेंगे और 90% ऑफ विच एवर इज लोअर आप क्लेम करेंगे।
कि यानी दूसरे अल्फाज में आपका इनपुट आपके आउटपुट के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा कब होगा? या तो आपका मार्जिन कम है या आपकी बल्क बाइंग है, आपकी सेल थोड़ी है और परचेज आपने बहुत ज़्यादा कर ली है। ये उसी वक्त होगा। ये सिर्फ उस वक्त इनपुट बहुत ज़्यादा होगा और आउटपुट आपका बहुत कम होगा। राइट। इसका एक लिंक है मेरे चैनल के ऊपर, उसकी एक वीडियो बना के मैंने प्रैक्टिकली रखी हुई है कि ये 90% का रूल क्या है। उसको साथ देख लीजिएगा ताकि टाइम सेव हो जाए, अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है। क्या मैंने कहा? कि आपका इनपुट आपके आउटपुट के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल जो है ये फिक्स एसेट पे नहीं लगता। आज आपने देखा कि मैंने रॉ मटेरियल को पहले माइनस किया और फिक्स एसेट को बाद में। उसको बाद में माइनस करने का मकसद यही था। आपने आज देखा ना न्यूमेरिकल जो मैंने किया था मिस्टर टी वाला, ये देखें। तो मैंने इन दोनों को अलग इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर रूल लगना था। यहाँ इसलिए नहीं मैंने 90% का रूल लगाया क्योंकि ये उससे नजर आ रहा है बहुत कम है, लगना चाहिए। अब समझ आ रही है? यानी ये दोनों मेरे इनपुट्स हैं। ये स्टॉक का इनपुट है, बिजली के बिल का, ये, और ये मेरा कैपिटल एसेट्स का है। तो माइनस इसको बाद में इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होता। अभी चीजों को सिर्फ याद करना है। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये फ्लो में आप आ जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको मसला नहीं आएगा। इस ओके? ये बात याद आ गई? ये याद रहेगी आपको? ठीक है। ये उससे भी ज्यादा, जैसे फर्दर टैक्स था ना, ये बिल्कुल उसी तरह इंपॉर्टेंट है कि कहां पर 90% मैंने एग्जाम में नहीं लेना। आपने हर सूरत में जब भी इनपुट लेना है एग्जाम के अंदर तो क्या करना है? इनपुट और 90% विच एवरेज लोअर आपने करना ही करना है। इन सूरतों में आपने नहीं करना। इन सूरतों में ये वाला रूल आपने अप्लाई नहीं करना। इन सूरतों में आपने ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना। ये इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एक लफ्ज सुना, बैन। इनपुट टैक्स कब बैन होता है? जब एग्जाम्ड गुड्स हो का, जब ये बैन नहीं हुआ, ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है 90% तक, इससे ज्यादा नहीं क्लेम कर सकते। इससे ज्यादा क्लेम इस ओके। इन सूरतों में ये बैन नहीं लगेगा। नंबर वन, अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर में और गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान में, कौन है इस वक्त? ओजीडीसी है, ठीक है, लेस्को है, वापडा है, एसएनजीपीएल है। ये सारे, इनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई, ये अपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे तो ये वाला रूल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पाकिस्तान स्टील मिल, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जरा जहन में रखिएगा। अगर एग्जाम में ऊपर लिख दे कि डिस्ट्रीब्यूटर है तो वहां ये रूल आपने अप्लाई नहीं करना। ये रूल वहां अप्लाई, वहां लिखना ही नहीं ये वाला। पूरे को छोड़ दें, ये लिखना ही। ये कब नहीं लिखना ये मैं बता रहा हूं। राइट। सीएनजी डीलर्स एंड पेट्रोलियम डीलर्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, आपके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक, दो और तीन, चार भी करनी है ये वाले। लेकिन आपके लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आपको मिलने वाली हैं ये दो है, 4 और 5, 45। राइट। कहता है कमर्शियल इंपोर्टर्स प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट सब्जेक्ट टू 3% वैल्यू एडिशन एक्सीड्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। मैं भी इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। वो कमर्शियल इंपोर्टर जो इंपोर्ट करता है और कस्टम वालों को 18% के साथ साथ 3% और मजीद टैक्स देता है। क्या होता है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम वाले आपसे पूछते हैं कि साहब ये चीज़ आपने, ये आपका रॉ मटेरियल है या एज इट इज़ बेचना है? आप कहते हैं मैंने एज इट इज़ बेचना है। तो फिर आपसे 18 और प्लस 3% मजीद टैक्स लेते हैं, जिसको फर्दर टैक्स नहीं कहते, जिसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन टैक्स बोलते हैं, वैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैट बोलते हैं। ये कहाँ लगता है? कस्टम के टाइम। किन चीज़ों पर?
जो ट्रेडिंग जिनकी आप करते हैं, जिनको आप एज इट इज बेचते हैं, अगर किसी कमर्शियल इंपोर्टर ने इंपोर्ट की और ऐसी चीजें उस महीने उसकी शामिल हैं जिसके ऊपर वो ऑलरेडी कस्टम वालों को 3% वैल्यूडेशन टैक्स दे चुका हुआ है, उस महीने उसके ऊपर ये 90% वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। उसके ऊपर उस महीने 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ओके। इसी तरह पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, बिल्कुल सेम वही रूल है कि अगर कोई शख्स जीरो रेटेड सप्लाई करता है और किसी महीने उसकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से बढ़ जाती है, तो उस महीने भी उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक है जी मेरी टैक्सेबल सप्लाईज और एक है मेरी जीरो रेटेड सप्लाईज और एक है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये हैं जी 5,000, ये हैं जी 6,000 और ये हैं 1,000। ये मैंने क्या लिखी यहाँ पर, सप्लाईज। यहाँ मैं लिखता हूँ कमर्शियल इंपोर्टर का। ये एक इंपोर्टर है, उसकी कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं, कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं, और उसकी कुछ लोकल इंपोर्ट्स भी हैं। ठीक है। इसकी कमर्शियल इंपोर्ट है और इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट में क्या फर्क है कि अगर वो चीज़ें आप ला के उसको बना के बेचेंगे तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे, चीज़ें खरीद के एज इट इज बेचेंगे तो उसको कमर्शियल इंपोर्ट बेचेंगे। और उसकी कुछ लोकल परचेजेस भी हैं, लोकल टैक्सेबल परचेजेस भी हैं, और इसकी कुछ एग्जेम्प्ट परचेजेस भी हैं। राइट, ये है उसकी हो गई 500। क्लियर। ये जरा ध्यान कीजिएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि इस बंदे के ऊपर वैट ये 90% की रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। तो आपने इसको छोड़ देना है, इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है। मैं इसको इंसर्ट करता हूं। ये मैंने इसका चार्ट बनाया है कि मुसीबत, मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर आता है तो मैं उसकी जान नहीं छोड़ता। मुझे बताएं कि ये जो है इस सूरत में इस महीने फर्ज करें कि ये वाली पोजीशन हो, तो क्या इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। लगेगी 50%, 50% से ज्यादा है। यही गलती कर रहे हैं। ये इसकी जीरो रेटेड सप्लाईज कितने परसेंट है 50 टैक्सेबल का, 50। 5%। तो इस महीने इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जो जीरो रेटेड सप्लाईज है वो क्या हो गई, इससे बढ़ गई। सही है। मैं इसकी, अभी सब्र करें ना। मैं इसको 7,000 कर देता हूं। अब क्या सिचुएशन हुई, अब इसकी जो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं वो कितने परसेंट हैं, 46%। 40 अब लगेंगी, लगेंगी कहाँ, सवाल में जाके लगेंगी। ये रिस्ट्रिक्शन लगनी कहाँ है, कहाँ पर, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ जाके ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगनी है जाके। ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगनी है, देखे तसल्ली से मुझे बताएं, ये बात समझ आ गई। अगर मैं इसको भी 6,000 कर दूं, अब अब भी लगेगी, एक्सीड होना चाहिए। लफ्ज क्या है, दोबारा देखिएगा, एक्सीड्स। राइट। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ 6,001 रुपया। अब नहीं लगेगी। परसेंटेज है इसका। परसेंटेज नजर गलत आ रहा है लेकिन ये बढ़ गया उससे, ये उसकी बढ़ गई। अच्छा, इसी तरह
ये देखिएगा। अब आते हैं कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर। उसका भी मैं पाई चार्ट बनाता हूँ। ये मुझे ना बस कासिम ने कुछ सिखा दिया काम, मैं अब इसके शुरू ही हो गया। ये देखिएगा, अब कमर्शियल इंपोर्टर पे आते हैं। आप बताएं कि कमर्शियल इंपोर्टर जो है, इसमें कमर्शियल इंपोर्ट्स कितने परसेंट हैं? ये ब्लू वाला 42%। तो इस महीने इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। इसका बढ़ना लाजमी है। इसकी वैल्यू हम 7,000 कर देते हैं। अब कितनी हो गई? अब भी लगेगी। इसको 8,000 कर देते, 8,000। अब कितनी हो गई? अब नहीं, 50%। क्लियर होगी? जी सर। इससे क्या पता चला, सुनिएगा जरा। इस पूरी स्क्रीन से हमें ये पता चला, इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। इससे हमें ये पता चला कि अगर मेरे क्वेश्चन में कमर्शियल इंपोर्ट्स होंगी तो मुझे 90% का टेस्ट लगाना चाहिए। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अगर मेरे क्वेश्चन में कमर्शियल इंपोर्ट्स गिवन हो कि मैंने इतनी कमर्शियल इंपोर्ट्स की हैं, तो मुझे उस कमर्शियल इंपोर्ट को टैक्सेबल गुड्स के ऊपर, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि कहीं 50% से बढ़ रही हैं या नहीं। अगर बढ़ गई तो उस क्वेश्चन के अंदर मैं 90% वाला रूल लिखूंगा ही नहीं। लिखूंगा ही, लिखूंगा ही। और अगर मेरे क्वेश्चन में जीरो रेटेड सप्लाईज हुई फिफ्थ शेड्यूल की, राइट, तो उस सूरत में भी मुझे 90% रूल पे जाते हुए ये देखना पड़ेगा कहीं ये 50% से बढ़ तो नहीं गई। 50% से, तो फिर भी मुझे ये रूल अप्लाई नहीं करना। तीसरी जो चीज मैंने इसमें अभी छुड़वाई है, वो कभी एग्जाम में आई नहीं, वो ये है कि वो बंदा जो रिटेल गुड्स में डील करता है और अगर उसकी वो 80% से बढ़ जाए गुड्स, उसकी 80% से उसकी गुड्स बढ़ जाएं, उसके लिए भी हम अगर इसको बना लें, इसी शेड्यूल को हम अगर चेंज करें। आप कहेंगे ये एक रिटेलर है, इसकी ये रिटेल, रिटेल गुड्स की सेल है, ये अदर गुड्स की सेल है, राइट। तो इसके लिए भी वही रूल हम अप्लाई, एग्जाम्प्ट को नहीं बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ एग्जाम्प्ट को नहीं लेना। तीनों सूरतों में हमने कहीं पर भी एग्जाम्प्ट को नहीं लिया। रेशो कैलकुलेट करते हुए मैं ये कैलकुलेट करनी है। अगर आपसे रेशो ना कैलकुलेट हो, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर फिर भी कैलकुलेट ना हो तो फिर दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये कितनी इसके अंदर टेल गुड्स हैं? 53%। क्या लगेगा इसके ऊपर या नहीं लगेगा? 90% लगेगा, क्योंकि इसके लिए 80% की कंडीशन है। यहाँ कितनी है? अब मैं इसको मजीद बढ़ा देता हूँ, 12,000। अब अभी भी लगेगा। मैं इसको 20,000 कर देता हूँ, अभी भी लगेगा। 30,000 कर देता हूँ। अब तो इस कंडीशन में इस रिटेलर के ऊपर इस महीने हम जो है वो नहीं लगाएंगे, राइट। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने बेटा रखी हैं। कासिम उम्मीद है इंशाल्लाह आपके साथ ये पिक्चर शेयर कर देगा सारी, एक ही फ्रेम के अंदर। ये जरा इसको देखिएगा। इन कंडीशंस के अंदर जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन तीनों कंडीशंस के अंदर 90% वाला रूल नहीं लगाना, 90% वाला रूल नहीं लगाना। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, फिर तो लगना ही नहीं ना। इंपोर्टर, सप्लाई चेन में कौन लोग आते हैं? इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी डिसेबल हो जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी डिसेबल हो जाना है। ये बात क्लियर हुई है? ओके। आज के बाद हम इंशाल्लाह मेन क्वेश्चन में छलांग लगा देंगे। कोर्स क्लियर करेंगे तो 500 को करेंगे नहीं, अपोर्शनमेंट का तो मैं रूल बता ही नहीं रहा, कर मैं बता ही नहीं रहा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं रूल एक ही बता रहा हूँ कि जब सवाल करना है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सवाल कैसे करवाता हूँ। अब वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आपको प्रैक्टिस कैसे करवानी है।
यू आर अल्हम्दुलिल्लाह इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट, अभी रूल सिर्फ ये देखें, चीजों को अलग अलग मैं सिखा रहा हूं, मैं मिक्स नहीं कर रहा। एक रूल अलग सिखाया, डेबिट क्रेडिट नोट, ये रूल है, जहां आएगा उसको अप्लाई करेंगे। 90% की रिस्ट्रिक्शन अलग सिखा रहा हूं, उसको अलग करेंगे। हर चीज को अलग अलग जहन में रखना है। इसको अब हम खाना जब बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। ओके, तो ये बात आपने मेरा बेटा याद रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको जो है वो किया है। कल आपने, आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है पता है आपको? मिस्टर टी और एस वाला क्वेश्चन लाजमी करना है, दोबारा उसको समझना है। ये दो क्वेश्चन जितना अच्छा करेंगे आपके बाकी क्वेश्चन उतने अच्छे होंगे। ये दो क्वेश्चन जितने अच्छे करेंगे बाकी क्वेश्चन उतने अच्छे होंगे, तसल्ली के साथ। और इसको समझिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह नॉर्मल अब हमारी डेफिनेशन रह गई है इसके अंदर, और आखिरी इसका हिस्सा होगा रिटर्न असेसमेंट और अपील वाला है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।